आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले कई दिनों से हम लोग लगातार वेबर के सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं। वेबर के सिद्धांत के अध्ययन के अंतर्गत हम सभी लोगों ने वेबर के सिद्धांत के 3 प्रमुख पक्षों का अध्ययन किया। वेबर के सिद्धांत का पहला पक्ष या जो कि पहली दशा पर आधारित था, जिसको हमने एक कच्चा माल और एक बाजार केंद्र के अंतर्गत अध्ययन किया। दूसरी दशा में 2 कच्चे माल और एक बाजार केंद्र के अंतर्गत अध्ययन किया। तीसरी दशा में हमने श्रम और समूहीकरण के प्रभाव का अध्ययन किया। वेबर का सिद्धांत श्रम और समूहीकरण के प्रभाव की चर्चा पर समाप्त हो जाता है, परंतु जब हम किसी सिद्धांत की व्याख्या करेंगे या किसी सिद्धांत का अध्ययन करेंगे तो उसके निष्कर्ष और उसकी आलोचनाओं को जान लेना नितांत आवश्यक होता है। आज की यह क्लास वेबर के औद्योगिक अवस्थित मॉडल से प्राप्त प्रमुख निष्कर्ष एवं वेबर के औद्योगिक अवस्थित मॉडल की आलोचना पर केंद्रित है। आज की क्लास में वेबर के औद्योगिक अवस्थित मॉडल से प्राप्त प्रमुख निष्कर्षों एवं उनकी आलोचनाओं का अध्ययन किया जाएगा। निष्कर्ष देखिए, अगर आपने सिद्धांत को भली भांति समझा है, बार बार सुना है और सिद्धांत आपकी समझ में आया है, तो सिद्धांत के प्रत्येक पक्ष से क्या निष्कर्ष उभर के सामने आ रहे हैं, इसका भी ज्ञान आपको स्वमेव हो जाएगा। मैं सिर्फ उन निष्कर्षों को एक बार दोहरा देता हूं जो हमें प्राप्त हुए थे। वेबर की प्रथम दशा के अंतर्गत जब एक कच्चा माल और एक बाजार केंद्र था, तो हमें यह निष्कर्ष प्राप्त हुए थे कि अगर एक कच्चा माल और एक बाजार केंद्र है और वह कच्चा माल सर्वसुलभ है, तो उद्योग की स्थापना बाजार में होगी। अगर एक कच्चा माल शुद्ध है तो उद्योग की स्थापना बाजार में होगी। अगर एक कच्चा माल जो प्रयुक्त हो रहा है वो मिश्रित है, तो उद्योग की स्थापना मिश्रित पदार्थ या सकल पदार्थ के स्रोत पर होगी। यह हमें निष्कर्ष मिला था प्रथम दशा के विवेचना के बाद में। अब आ जाइए वेबर की दूसरी दशा की विवेचना पे। वेबर की दूसरी दशा में जो हमारे पदार्थ थे वो हमारे पदार्थ 2 थे, बाजार केंद्र 1 था। अगर उद्योग में प्रयुक्त दोनों कच्चे माल सर्वसुलभ प्रकृति के हैं, तो उद्योग की स्थापना बाजार केंद्र पर होगी। ये हमें पहला निष्कर्ष मिला। दूसरा निष्कर्ष, यदि उद्योग में प्रयुक्त दोनों कच्चे माल शुद्ध पदार्थ हैं, तो उद्योग की स्थापना बाजार में होगी। ये हमें दूसरा निष्कर्ष मिला। तीसरा निष्कर्ष क्या मिला? अगर एक कच्चा माल सर्वसुलभ है और दूसरा कच्चा माल शुद्ध है, तो ऐसी दशा में, ऐसी स्थिति में उद्योग की स्थापना बाजार में होगी और हम शुद्ध पदार्थ का परिवहन बाजार तक करेंगे। अगला निष्कर्ष हमें प्राप्त होता है कि अगर एक पदार्थ मिश्रित है, दूसरा पदार्थ शुद्ध है, तो ऐसी दशा में हम मिश्रित पदार्थ वाले या सकल पदार्थ वाले स्रोत पर
उद्योग की स्थापना करेंगे, वहां से उत्पाद को तैयार करके तैयार उत्पाद का परिवहन बाजार को किया जाएगा। तत्पश्चात अवस्थित त्रिभुज के माध्यम से हमने उद्योग की स्थापना को जाना जब दोनों कच्चे माल मिश्रित प्रकृति के थे, यानी कि दोनों कच्चे माल में जब अशुद्धि पाई जा रही होगी तो उद्योग की स्थापना अवस्थित त्रिभुज के अंदर होगी, और उसका कहां पर होगी इसका निर्धारण दोनों पदार्थ का भार करेगा। सापेक्षिक भार के द्वारा इसका निर्धारण किया जाएगा। इस तरीके से हमने दूसरी स्थिति से प्राप्त निष्कर्षों को आपके सम्मुख रखा। अब जो तीसरा इंपैक्ट था, तीसरा इंपैक्ट वेबर के मॉडल में है श्रम का और समूहीकरण का। वेबर कहते हैं कि जो न्यूनतम लागत का मूल्य है उससे अलग हट करके भी उद्योग की स्थापना की जा सकती है, अगर हमें श्रम और समूहीकरण से जो हमें अतिरिक्त व्यय होने वाला है उस अतिरिक्त व्यय के बराबर या उससे अधिक की लाभ प्राप्ति हो। इस प्रकार से वेबर ने अपने प्रमुख निष्कर्ष को हम यहाँ पर सारांश के रूप में हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया, जिसमें आपने जो तीनों पक्ष आपने पढ़े हैं, जो तीनों पक्ष आपने समझे हैं, उनकी एक सार संक्षेप सारांश प्रस्तुत किया गया, यानी कि क्या निष्कर्ष क्या आउटपुट निकल के आया है ये हमने आपके सामने रखा है। तत्पश्चात वेबर के सिद्धांत की आलोचना। वेबर का सिद्धांत देखिए, वेबर ने उद्योगों की अवस्थिति को राजनीतिक दशाओं के अंतर्गत स्पष्ट नहीं किया है। जहां पे उद्योग स्थापित किया जा रहा है वहां का प्रशासन किस तरह से उस उद्योग को सहायता प्रदान कर रहा है, यह बिंदु भी उद्योग की स्थापना में अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो उद्यमी है उस उद्यमी के प्रबंध एवं साहस की उपेक्षा यह वेबर का मॉडल करता है। किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए किसी भी उद्यमी का प्रबंध और साहस अति महत्वपूर्ण है। अगली आलोचना वेबर की यह की जाती है कि वेबर ने का यह मॉडल पूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित है। पूर्ण प्रतियोगिता जो कि एक आदर्श दशा होती है, वास्तविक दशा नहीं होती। यानी इसका आधार पूर्ण प्रतियोगिता है जो कि एक आदर्श दशा है, लेकिन वास्तविकता में हम पूर्ण प्रतियोगिता नहीं पाते हैं। वेबर का यह मॉडल अन्य लागतों का, यानी कि बहुत सारी लागतें ऐसी होती हैं जो प्रत्यक्ष नहीं होती, छिपी हुई होती हैं, उन लागतों की चर्चा नहीं करता, हालांकि वो भी महत्वपूर्ण होती हैं। वेबर अपने सिद्धांत में ये कहते हैं कि जो परिवहन का व्यय है वो दूरी और भार के अनुसार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है, जैसे जैसे भार बढ़ रहा है, वैसे वैसे परिवहन लागत बढ़ रही है। लेकिन वास्तविक जगत में अगर हम देखें तो अगर हमें अधिक लंबी दूरी के लिए किसी चीज का परिवहन करना होता है तो वहां पर परिवहन दर, दूर भेजी गई वस्तु का की जो दर होती है वो अपेक्षाकृत कम होती है निकट दूरी की अपेक्षा। निकट दूरी की जो लागत होती है या परिवहन दर की जो लागत जो परिवहन दर होती है वो अधिक होती है। जो दूर भेजी जा रही है, लंबी दूरी के लिए जो परिवहन दर है वो अपेक्षाकृत कम होती है। तो यह एक महत्वपूर्ण आलोचना है। इसके बाद एक अगली आलोचना है। वो आलोचना ये है कि वेबर ये कहते हैं कि श्रम की उपलब्धता निश्चित क्षेत्र में होती है। निश्चित क्षेत्र में निश्चित मजदूरी पर श्रम की उपलब्धता होती है, यानी कि श्रमिक प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर हम विकासशील देशों में देखें तो श्रमिक आवश्यकता अनुसार प्रवास भी करते हैं।
मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान रोजगार की तलाश में या अन्य कारणों से स्थानांतरण भी करते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो वेबर के इस मॉडल में बहुत कुछ कमियां भी नजर आएंगी, कुछ कमजोरियां भी नजर आएंगी। लेकिन इतनी आलोचनाओं के बावजूद भी वेबर का यह मॉडल अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 100 से अधिक वर्ष हो चुके हैं इस मॉडल के प्रस्तुतिकरण के बाद, और इस मॉडल के प्रस्तुतिकरण ने भूगोल की एक नवीन शाखा, जिसे हमने औद्योगिक भूगोल के नाम से जाना, के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। विभिन्न पारिभाषिक शब्दावलियों का गठन हुआ और इसी मॉडल के आधार पे अन्य मॉडल एवं सिद्धांतों का निर्माण हुआ। इसलिए सैद्धांतिक दृष्टिकोण से वेबर का यह सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है और भूगोल के लिए एक अनमोल निधि है। वेबर खुद यह स्वीकार करते हैं कि इस सिद्धांत में विभिन्न कमजोरियां हो सकती हैं। जैसा कि अभी आप लोगों को कुछ कमजोरियां बताई गई कि इस सिद्धांत में विभिन्न कमजोरियां हो सकती हैं, क्योंकि यह प्रयास, जो वह प्रयास कर रहे हैं उद्योगों की अवस्थिति को एक्सप्लेन करने का, यह प्रयास प्रारंभ है, अंत नहीं। यानी कि वो इस दिशा में कार्य करने के लिए एक प्रेरणा बन रहे हैं, एक बुनियादी अध्ययन प्रस्तुत कर रहे हैं, जिस बुनियादी अध्ययन पे, जिस नींव पे आगे की सिद्धांतों की इमारतें रखी गई, आगे के सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ, आगे के मॉडलों का विकास हुआ। इसलिए वेबर का यह सिद्धांत अति महत्वपूर्ण है। एक बार संक्षेप में फिर से आप लोग प्रमुख निष्कर्षों को सुन लीजिए। प्रमुख निष्कर्षों में संक्षेप में बता रहा हूं, जितना विस्तृत शुरुआत में बता चुका हूं उतना विस्तृत नहीं करूंगा, अति संक्षेप में कर रहा हूं कि यदि दो कच्चे माल शुद्ध हों, अर्थात उत्पादन के पास वजन में ह्रास ना होता हो, तो उद्योग की स्थापना बाजार केंद्र पर होगी। उद्योग की अवस्थिति पर विभिन्न साधनों की सापेक्षिक परिवहन लागत का प्रभाव पाया जाता है। सकल पदार्थ वाले उद्योग की स्थापना के लिए कच्चे माल के स्रोत की स्थिति लाभप्रद होती है। यदि उद्योग एक से अधिक कच्चे माल पर आधारित है, तो उद्योग की स्थापना अवस्थित त्रिभुज के आधार पर होगी। अधिक पदार्थ सूचकांक वाला कच्चा माल उद्योग में प्रयुक्त होने पर उद्योग की अवस्थित कच्चा माल के केंद्र पर होती है। तो ये प्रमुख निष्कर्ष हैं। इन निष्कर्षों को आप लोग जब भली भांति सिद्धांत पढ़ेंगे तो वहां से आप लोग खुद से पाएंगे। तो यह एक संक्षिप्त सा विषय था जो कि आज यहाँ पर पूर्ण होता है। आगे से जब आप लोग इस सिद्धांत को एग्जामिनेशन में लिखेंगे या एग्जामिनेशन के बाद जब कभी हो सकता है असाइनमेंट के लिए भविष्य में आप लोग इस सिद्धांत को लिखें, तो इस सिद्धांत को लिखने के लिए जैसा कि इस सिद्धांत की शुरुआत से आप लोगों को बताया गया है, उस तरह से आप लोग लिखेंगे। अर्थात सर्वप्रथम आप इसका एक परिचय देंगे, जिस परिचय के अंतर्गत वेबर ने किस सन में इसको प्रतिपादित किया था इसका उल्लेख होगा। तत्पश्चात इसका अनुवाद कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, कब यह प्रकाश में आया सिद्धांत, इन सारी बातों का संक्षिप्त विवरण होगा। उसके बाद आप वेबर के सिद्धांत में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख पदावली का उल्लेख करेंगे एवं उन पदावली का उल्लेख किस अर्थों में किया गया है इसका भी उल्लेख कर लेंगे। यानी कि वेबर के सिद्धांत में प्रयुक्त पदावली का विवरण प्रस्तुत करेंगे। पदावली के विवरण को प्रस्तुत करने के बाद में वेबर के सिद्धांत की मान्यताओं का आप लोग उल्लेख करेंगे। मान्यताओं के उल्लेख के बाद में आप लोग सिद्धांत की विवेचना करेंगे। इस सिद्धांत की विवेचना के 3 प्रमुख भाग होंगे। पहला भाग प्रथम दशा होगी, दूसरा भाग द्वितीय दशा होगी और तीसरा भाग
आप लोगों की श्रम और समूहीकरण का प्रभाव होगा। जब आप लोग पहली दशा की विवेचना करेंगे तो पहली दशा के अंतर्गत आने वाली सभी स्थितियों का पृथक रूप से डायग्राम बना करके प्रस्तुतिकरण करेंगे। जब आप लोग दूसरी दशा की विवेचना करेंगे तो दूसरी दशा में भी आप लोग प्रत्येक स्थिति का डायग्राम बना करके वर्णन करेंगे। तत्पश्चात एकदम आखिरी में, आखिरी का मतलब जहां पर आप दो कच्चे माल और एक बाजार केंद्र की व्याख्या कर रहे हो और वो दोनों कच्चे माल मिश्रित पदार्थ के हों, यानी कि दो सकल पदार्थ और एक बाजार केंद्र की जहां पे व्याख्या की जा रही हो, वहां पे आप ईंधन प्रधान उद्योग की व्याख्या भी करेंगे। इसके बाद आप अपने इस सिद्धांत के तीसरे पक्ष पे आ जाते हैं। वह तीसरा पक्ष श्रम और समूहीकरण का प्रभाव है। यहाँ पे पुनः डायग्राम महत्वपूर्ण है और उसका वर्णन महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पे पुनः डायग्राम के द्वारा विवेचना करेंगे। तत्पश्चात आप प्राप्त निष्कर्ष लिखेंगे। प्राप्त निष्कर्ष लिखने के बाद में आप आलोचना करेंगे। आप आलोचना करने के बाद में उपसंहार लिखेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को निष्कर्ष बताए, आज आलोचना बताएं। जब उपसंहार की बात आएगी, यानी कि बात को कंक्लूड करने की, तो उपसंहार में आप लोग इसी तरीके से लिखेंगे कि विभिन्न आलोचनाओं के बावजूद वेबर का यह मॉडल अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 100 से अधिक वर्षों पूर्व इस मॉडल के प्रस्तुतिकरण से ही औद्योगिक भूगोल की विभिन्न शब्दावली को परिभाषित किया जा सका। औद्योगिक भूगोल के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। तत्पश्चात इसी मॉडल के आधार पर विभिन्न सिद्धांतों का निर्माण हुआ। वेबर ने स्वयं ही स्वीकार किया था कि इस सिद्धांत में विभिन्न कमजोरियां हो सकती हैं, क्योंकि यह प्रयास प्रारंभ है, अंत नहीं। इस तरीके से आप अपने इस सिद्धांत को पूर्ण करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस सिद्धांत को अपनी कॉपियों पे सिस्टमैटिक ढंग से लिख लेंगे, ताकि भविष्य में आपके पढ़ने के लिए यह उपयोगी सिद्ध हो। ठीक, मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूं और आप लोगों को अगर कुछ ना समझ में आया हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को प्रश्न करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आशीष कुमार, ठीक। अविनाश कुमार, दयानंद, हिमांशु मिश्रा, मंजुलता कुमारी, आप YouTube के वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, वहां पे लॉयड और पीटर्स को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, लिंक आपके पास ना हो तो मैं आपको भेज देता हूं। अगर उसके बावजूद भी आपको वहां पे ना समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछें। लॉयड और पीटर कहाँ पे समझ में नहीं आया है, आप मुझे अभी बताएं तो मैं अभी आपका मार्गदर्शन कर सकता हूं। नेटवर्क का प्रॉब्लम था, लेकिन मैंने उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, आप वहां से सुन सकते हैं। किस जगह पे समझ में नहीं आ रहा है? डायग्राम आपके पास में हो तो आप पूछिए। डायग्राम खोलिए अपना आप। हाँ, किस जगह पे समझ में नहीं आया आप बताइए। देखिए, आपके सामने त्रिभुज खुला हुआ है। आपके सामने त्रिभुज खुला हुआ है। ठीक है, इस त्रिभुज के 3 बिंदु हैं, एम, ठीक, ए और बी। एम बाजार है, ए ईंधन है, बी कच्चा माल का केंद्र है। ए और बी की दूरी, यानी कि ईंधन और कच्चे माल की दूरी 16 किलोमीटर है। बाजार और कच्चे माल की दूरी, यानी कि एम और बी की दूरी 13 किलोमीटर है। ईंधन और बाजार की दूरी 10 किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि ए और एम की। आपको 1 टन माल तैयार करना है। 1 टन माल तैयार करने के लिए आपको 3 टन ईंधन चाहिए और 2 टन कच्चा माल चाहिए। आपको उद्योग की स्थापना यह देखनी है कि इन 3 बिंदुओं में हम कहां पे कर सकते हैं। इन 3 बिंदुओं में आप जहां पर भी उद्योग की स्थापना करेंगे तो आपको 2 लागत देनी पड़ेंगी और 1 लागत 0 हो जाएगी। जैसे कि
आप बाजार में अगर उद्योग की स्थापना करेंगे तो आपको ईंधन को बाजार तक लाना होगा और कच्चे माल को बाजार तक लाना होगा। बाकी आपने उद्योग की स्थापना बाजार में की, इसलिए आपको उत्पाद के परिवहन का व्यय नहीं करना होगा। ठीक है। इसी तरीके से आप अगर बी बिंदु पे उद्योग की स्थापना करते हैं तो आपको ईंधन को कच्चे माल के स्रोत तक लाना होगा, वहां पे उत्पाद तैयार होगा, फिर उत्पाद को बाजार तक पहुंचाना होगा। तो कच्चे माल का लेकिन आपको परिवहन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपको उत्पाद का परिवहन करना है और आपको ईंधन का परिवहन करना है। वहां पे कच्चे माल की लागत आपकी 0 हो जाएगी। तीसरा है, अगर आप ईंधन के स्रोत पर उद्योग की स्थापना करते हैं तो ईंधन का परिवहन नहीं करना पड़ेगा, आपको कच्चे माल को ईंधन के स्रोत तक लाना होगा, वहां से उत्पाद तैयार होगा और उत्पाद तैयार होकर के बाजार चला जाएगा। ये 3 स्थितियां हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 मिश्रित पदार्थ हैं, एक कच्चा पदार्थ है, एक ईंधन है। ईंधन की विशेषता ये होती है कि वो पूर्णतः कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, इस विशेषता को, ईंधन की इस विशेषता को ध्यान में रखिएगा। अब आप यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम बाजार केंद्र पे उद्योग की स्थापना करेंगे। ठीक है, बाजार केंद्र पे अगर हम उद्योग करेंगे तो हमें कच्चा माल लाना होगा। कच्चा माल लाना होगा ना बाजार तक। तो कच्चा माल जब हम बाजार तक लाएंगे तो कच्चा माल और बाजार की दूरी कितनी है? 13। ठीक है, हमें कच्चा माल चाहिए 2 टन, यानी कि हम 26 टन प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा देना पड़ेगा, लागत लगेगी। और उसी तरीके से हम ईंधन को लाएंगे बाजार तक, तो ईंधन और बाजार के बीच की दूरी है 10 किलोमीटर, ईंधन लगता है 3 टन, तो हमें वहां पे 30 टन प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा देना पड़ेगा, यानी कि कुल भाड़ा हमें 56 टन प्रति किलोमीटर के हिसाब से देना है। और उसके बाद में आप इसी तरीके से आप कच्चे माल के स्रोत पे आइए। जब आप कच्चे माल के स्रोत पे आएंगी तो कच्चे माल के स्रोत पर आपको ईंधन लाना पड़ेगा। कच्चे माल और ईंधन के बीच में दूरी है 16 किलोमीटर, है 3 टन ईंधन की जरूरत, तो 16 तिहाई 48। ठीक है, और जो कच्चे माल की लागत है वो आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि कच्चे माल के स्रोत पर ही आप उद्योग की स्थापना कर रहे हैं। फिर कच्चे माल से आपने उत्पाद को तैयार कर लिया, आप उत्पाद को बाजार भेजना है, तो उत्पाद तैयार हुआ है आपका 1 टन। ठीक है, और उस 1 टन को आप बाजार भेजेंगे तो आप वहां कितनी कीमत देंगे? 13 टन। तो 48 और 13 61, ऊपर 30 और 26 56। ठीक है, फिर आप ईंधन के स्रोत पे उद्योग की स्थापना करते हैं। जब आप ईंधन के स्रोत पे उद्योग की स्थापना करते हैं तो वहां पे आप कच्चे माल को लेकर के आते हैं, तो कच्चा माल आपको जरूरत है 2 टन, तो 16 दूना 32, दूरी है बीच की 16 किलोमीटर, तो 16 दूना 32। और फिर आप वहां से तैयार करते हैं माल कितना तैयार होता है? 1 टन। 1 टन माल बाजार जाएगा, बाजार कितनी दूर है? 10 किलोमीटर, तो आपका परिवहन कितना होगा? 10 टन प्रति किलोमीटर, दोनों को जोड़ देंगे तो 42 टन प्रति किलोमीटर हो गया। अब आप देख लेते हैं कहां पे लागत सबसे कम लगती है। देखिए, बाजार केंद्र पर आपकी लागत लग रही है 56 टन प्रति किलोमीटर, कच्चा माल स्रोत पे आपकी लागत लग रही है 61 टन प्रति किलोमीटर, ईंधन स्रोत पे आपकी लागत लग रही है 42 टन प्रति किलोमीटर। और इसलिए हमने ये निष्कर्ष निकाला कि हमारे उद्योग की स्थापना ईंधन स्रोत पर ही करना उपयुक्त होगा। बस यही था लॉयड और पीटर के अनुसार ईंधन प्रधान उद्योग की अवस्थिति। समझ में आया? ठीक है, ठीक है। मनोज सिंह, मीना कुमारी, निशा कुमारी, प्रिंस, प्रियांशु, रतन, सच्चिदानंद, जी जी, सीमा, हाँ तो मैं YouTube पे डाल दूंगा, आप वहां से सुन लीजिएगा। आपको ज्वाइन करने में आज दिक्कत हुई है तो ठीक है, आप वहां से इसको पूरा सुन सकते हैं। शाम तक YouTube पे पड़ जाएगा। ठीक। ट्विंकल कुमारी, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं पे स्थगित करते हैं। कल हम लोग पुनः इसी समय पर एक नवीन विषय के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।